नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के खेल पर, झारखंड सरकार के खेल की नीतियों पर, झारखंड सरकार के खेल की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती सरोजनी लकड़ा जी को, जो कि खुद एक पूर्व खिलाड़ी रही हैं और वर्तमान में झारखंड सरकार के खेल विभाग में खेल निदेशक के पद पर हैं और उसके साथ ही झारखंड खेल प्राधिकरण में कार्यकारी निदेशक के पद पर हैं और वह एएसपी हैं झारखंड पुलिस विभाग में भी हैं। सरोजनी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। आप एक खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। सबसे पहले मैं आप के बारे में जानना चाहूँगा कि खिलाड़ी के रूप में आप अपना परिचय दें। खेल का जगत का बात करते हैं तो खिलाड़ी की बात तो आती ही है और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही सुदूर गांव क्षेत्र से आती हूँ। रामसेली लातेहार ज़िला में आता है और मेरी पढ़ाई गांव से शुरू हुई और महुआ डाढ़ संतरेसा गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की मैं, वहाँ जहाँ की मैं एथलेटिक सेंटर में भी थी, वहीं से मेरी खेल की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले मैंने जीता था लोहरदगा में 80 मीटर हडल्स में और वहीं से मैं पीछे 84 में, उसके बाद वहाँ से मुड़कर नहीं देखी और दिल्ली में स्कूल नेशनल में ली। उसके बाद मेरी नौकरी पुलिस में हुई, पुलिस में ऑल इंडिया पुलिस गेम में भी हुई और ये नेशनल लेवल का जो में भी एथलेटिक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जहाँ मैंने हेप्टाथलॉन में मैंने द्वितीय पोजीशन रखा और इस तरह का आगे खेलती गई। इंटरनेशनल ये में पार्टिसिपेशन एशियन ट्रैक एंड फील्ड के लिए दिल्ली में 1992 में हुआ था, बट मेरी पदक से दूर थोड़ा रही और उसी वक्त मेरी बैक में काफ़ी इंजर्ड हुआ और फिर मैं फिर से फील्ड में नहीं आ सकी, जो कि मेरे लिए अभी भी वो चीज़ थोड़ी रहती है। लेकिन चूँकि मैं उसके बाद मेरा ये जो पढ़ाई जो NIS ग्रेजुएशन तो मैं कर ही ली थी और NIS भी कलकत्ता से की। उसके बाद 2002-03 में मैं स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई मैंने जोहानिस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में जर्मन लैंग्वेज में किया और तो मैं अपना पढ़ाई की ओर मैंने अपने आप को ये कर दिया कि मतलब खेल में नहीं ये कर पाई तो स्पोर्ट्स की पढ़ाई मैं आगे कंटिन्यू रखी। और इतना ही नहीं, मैं 2016-2018 2 साल का मैंने पार्ट टाइम ओलंपिक स्टडीज़ भी मैंने किया। तो इस तरह का मेरा मतलब एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हाई लेवल पे नहीं जा पाई, पर इस पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने आगे बढ़ती गई और स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई जर्मनी से करने के बाद में मुझे पिछले टाइम भी मुझे खेल विभाग में एज ए डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के रूप में प्रतिनियुक्ति पर काम करने का मौका मिला था, जिसमें बहुत सारे नई चीज़ों को मुझे अनुभव हुआ और मैंने नए काम भी किए थे खेल विभाग में और अभी मैं एज ए डायरेक्टर आई हूँ, तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है कि भले ही आप खेल के क्षेत्र में अपनी इंजरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, बहुत आगे तक नहीं जा पाई, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि खेल के प्रशासन के क्षेत्र में लोग जाते हैं और खेल की पढ़ाई करते हैं, जिसका कि फ़ायदा निश्चित रूप से समाज को होता है, जहाँ आप काम करते हैं उसको होता है। जैसे कि सरोजनी मैडम ने बताया कि वो जर्मनी से उन्होंने खेल के क्षेत्र में उच्चतर पढ़ाई की और वर्तमान में खेल निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार में खेल निदेशालय भी है और खेल विभाग भी है, तो ये दोनों क्या हैं? खेल विभाग मतलब झारखंड सरकार और खेल विभाग के अंदर आपका खेल प्रक्षेत्र एवं युवा कार्य प्रक्षेत्र आता है। उसके अलावा पर्यटन प्रक्षेत्र है, कला संस्कृति भी है और ये तीनों सेक्टर में अलग अलग डायरेक्टर्स हैं जी। तो जिसमें कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुझे एडिशनल चार्ज में मैं अभी काम कर रही हूँ और खेल निर्देशालय में हम लोग स्पोर्ट्स का जितना भी स्कीम्स है, जितने तरह के स्कीम्स हैं सरकार द्वारा जो योजना के अंतर में जितने भी अनुमोदित हैं, सारे योजनाओं का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, खेलों का आयोजन करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हैं, ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को हम लोग
उनको सेंटर के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जहाँ की हम लोग अगर कोई नई योजना बनाने की ये होती है या प्रस्ताव देने की बात होती है तो खेल निदेशालय से इस तरह की प्रस्ताव बनती है और खेल विभाग को भेजा जाता है। तो जिसमें कि हम लोग बहुत सारी योजनाएं जो हैं अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे खेल विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें कि मेन रूप से हम लोग का जो खिलाड़ियों के लिए, एक्चुअली खेल विभाग जो है खिलाड़ियों के और खेल के विकास के लिए ही करती है। तो डायरेक्टोरेट में जो योजनाओं को के अंतर्गत जो कार्य की जा रही है, जिसमें कि आवासीय एवं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र है एक योजना, जिसमें कि आवासीय प्रशिक्षण केंद्र 35 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसमें कि 25 हमारे डायरेक्टोरेट में है और 10 जो है साझा झारखंड खेल प्राधिकरण के अंदर है। इसी तरह 102 डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं जो विभिन्न जिलों में हैं। तो उन खिलाड़ियों को भी अलग अलग सुविधा मुहैया कराई जाती है। जैसे आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने उनका आवासीय प्रशिक्षण, डे बोर्डिंग प्रशिक्षण के लिए गाइडलाइंस हम लोग तैयार किए हैं, जिसके अनुसार इस बार खिलाड़ियों का जो पौष्टिक आहार था जो 175 ही पर हेड पर डे था, जो कि बढ़ा करके 350 कर दिया गया ताकि उन लोगों को पौष्टिक आहार दिया जा सके। और कोचेस के लिए 31,000 जो मानदेय के रूप में, जो संविदा के रूप में प्रशिक्षकों को लिया गया है, उनकी के अंदर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके अलावे उनके लिए मेडिकल के लिए 300 पर एथलीट पर प्लेयर है। इसी तरह उनका एजुकेशन के लिए 1000 है। और उनका जो हम लोग इस बार अभी प्रक्रिया किया जा रहा है कि ऐसे खिलाड़ियों को जो प्रैक्टिस के दौरान उन लोग इंजर्ड हो जाते हैं या नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होती है, उस दौरान किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो वैसे समय के लिए उन लोगों के लिए हम लोग एक इस तरह का इंश्योरेंस उन सब खिलाड़ियों के लिए हम लोग उसके लिए अभी प्रोसेस में है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह डे बोर्डिंग सेंटर के खिलाड़ियों के लिए पर एथलीट 500 पर मंथ मिलता है और कोचेस के लिए भी मानदेय है। तो इस तरह का ये जो है, लेकिन इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों के लिए भी राशि बढ़नी चाहिए, क्योंकि 500 बहुत कम है। ये तो खुद खिलाड़ी लोग सफ़र कर रहे हैं और खिलाड़ी आकर बोलते भी हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़ाने का। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए हम लोग राशि पुरस्कार भी देने का योजना है, जिसमें कि हम लोगों ने गाइडलाइंस जो खेल नीति जो है विभाग का, जो खेल नीति 13 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसको लॉन्च कराया गया था और उसको इनॉग्रेशन किया गया था। तो उस नीति के अंतर्गत इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों को राशि पुरस्कार से सम्मानित करने की बात आई है। तो उसमें भी कुछ हम लोग ने कमेटी बनाकर संशोधन किए, जिसमें कि सरकार की भी अनुमति हो गई है। और जिसमें सबसे हाईएस्ट जो होता है ओलंपिक लेवल के जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं 5 करोड़ और सिल्वर मेडलिस्ट को 3 करोड़ और ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 2 करोड़ और इसके अलावे जो ओलंपिक में भाग लेंगे वैसा लोगों के लिए 7 लाख। तो ये सबसे हाईएस्ट है। उसके अलावे जैसे हम लोग आदेशानुसार हम लोगों ने सबसे कम 50,000 जो भी खिलाड़ी अगर लेंगे तो कम से कम 50,000 तो लेंगे ही, विद्यालय खेल कूद या जूनियर नेशनल से अगर भाग लेते हैं। तो इस तरह का बहुत अच्छा है। अब हम लोग उम्मीद रखेंगे कि झारखंड के खिलाड़ियों के लिए ये जो राशि पुरस्कार जो इसको इंक्रीज़ किया गया है, तो ये झारखंड के खिलाड़ियों के लिए किया गया है। और उम्मीद भी है कि जैसे हॉकी में पिछले बार जो टोक्यो ओलंपिक्स में ये लोग भाग लिए थे, दो खिलाड़ी हॉकी की, तो इसी तरह निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भाग लिए थे। तो इस बार लगता है कि और भी भाग लेंगे। फुटबॉल में भी अच्छा कर रहे हैं। एथलेटिक्स में अभी बहुत ही अच्छा उभर रही है आशा बारला जो है।
वो बहुत अच्छा करी। तो अभी लग रहा है, सिनारियो दिख रहा है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेशन आर्चरी में भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग खिलाड़ियों से उम्मीद रखेंगे, जब आपके लिए हम लोग आपके लिए ये रास्ते क्लियर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह का व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी अपने स्टेट का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम मतलब रोशन करना है। इसके अलावा हम लोग अभी पेंशन योजना जो है, जो अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी है, एशियन मेडलिस्ट हैं, या इस तरह के खिलाड़ियों के लिए हम लोग जो रिटायर कर चुके हैं, मतलब खेल से रिटायर कर चुके हैं, उनका किसी तरह का कोई जीविका का साधन नहीं है, वैसा लोगों के लिए हम लोग पर मंथ पेंशन योजना, ये भी हम लोग गाइडलाइंस तैयार हो चुका है। वो भी हम लोग ने अभी विज्ञापन दे रखा है, तो इसमें भी हम लोग देने का कर रहे हैं, ताकि वो जो इस एक्टिव खिलाड़ी के रूप में नहीं, बट उससे हट चुके हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को डिमोरलाइज फील नहीं करें, तो उन लोगों के लिए भी है। इसी तरह हम लोग आर्थिक सहायता के लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइंस हम लोग तैयार कर लिया है। एक खिलाड़ी कल्याण कोष के लिए भी हम लोगों ने ये किया है, उसका भी हम लोग ने ये निकाला था। खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, उसका गाइडलाइंस के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अगर हम लोग खिलाड़ियों को और सुविधा देते हैं, तो खेल किट के लिए तो हम लोग इस बार और अच्छा इन लोगों को खेल किट देने का हम लोग कोशिश करेंगे। साल में इनको खेल किट जो है दो सेट हम लोग ज़रूर देंगे, 2 टर्म्स हम लोग देंगे इनको। और इक्विपमेंट्स पिछले साल भी दिया गया है सभी रेसिडेंशियल सेंटर को, और फिटनेस इक्विपमेंट्स तो डे बोर्डिंग और रेसिडेंशियल सभी सेंटर को दिया गया है, और इस साल हम लोग इसको भी प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, तो बहुत जगह उस लायक हाई टेक्नोलॉजी जो है, सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए एथलेटिक्स में, सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ होना चाहिए, एस्ट्रो टर्फ होना चाहिए। तो इस तरह का अभी बहुत खिलाड़ियों के लिए कहीं कहीं बहुत चैलेंजिंग है कि वो लोगों को इस तरह का सुविधा नहीं मिल रही है। तो हम लोग ये बहुत जगह बनाने का प्रस्ताव है भी और प्रोसेस भी है। जैसे मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो सिंथेटिक ट्रैक है, काफ़ी पुराना हो गया है, तो उसको भी चेंज करने की बात है। ये देवघर में जो है, वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक डालने का है। बैडमिंटन में भी मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है, रिपेयर करने की आवश्यकता है, हाई मास लाइट लगाने की आवश्यकता है। हजारीबाग में हमारा रेसिडेंशियल एथलेटिक सेंटर और फुटबॉल सेंटर है, जहाँ की हमारी जो आस्था मुराव जो है वो वहाँ की सेंटर की है, तो वहाँ भी हम लोग उस तरह का सुविधा देना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बोकारो में सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है, सिमडेगा में बना हुआ है, लेकिन अभी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल हॉकी टर्फ स्टेडियम बन रहा है, और उसका काम शुरू हो गया है और संभवतः अक्टूबर-नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। खूंटी में आप देख रहे हैं, वहाँ भी सिंथेटिक ट्रैक है और काफ़ी खिलाड़ी उत्साहित हैं। वहाँ के सेंटर का जो हॉस्टल्स है उसको बनाने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे इस तरह का काम है। इस साल हम लोगों के पास बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं नए रेसिडेंशियल सेंटर खोलने के लिए, डे बोर्डिंग सेंटर खोलने के लिए, तो उसको भी हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द हम लोग सरकार को भेज देंगे और अनुमोदन के पश्चात हम लोग उन सेंटर को भी हम लोग खोलेंगे। कोई भी ज़िला खाली नहीं रहेगा। मैं जब विगत समय में एज ए डिप्टी डायरेक्टर जब प्रतिनियुक्ति में कार्य कर रही थी, तो बहुत दुखित ये से कहना पड़ रहा है कि उस टाइम सिर्फ बरियातू हॉकी सेंटर, एसएस खूंटी बॉयज़ का हॉकी सेंटर और महुआ डाँड़ का एथलेटिक सेंटर, यही 3 ही सेंटर था। तो सबसे पहला मेरा ये था, और मैंने रिपोर्ट भी दिया था सरकार को, कि सबसे पहले हर ज़िला में कम से कम सेंटर खुलना चाहिए और यूनिवर्सिटी लेवल पर सीनियर्स के लिए खुलना चाहिए, ताकि स्कूल से जब खिलाड़ी निकले तो यूनिवर्सिटी का सीनियर सेंटर में जाए। तो ये था, और आज खुशी हो रहा है कि एज ए डायरेक्टर आए हैं, अब उस चीज़ को हमको बढ़ाना है, उनको सुविधा देना है, उनको उस ऊंचाई तक पहुंचाना है, ये सब है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोगों को खोलने की बात है। बहुत हल्की बात हुई है रांची यूनिवर्सिटी से, उन लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं खेल को
में और खिलाड़ियों को अवेयरनेस लाने में, तो वो संभवतः उसमें भी हम लोग सक्सेस कर जाएंगे। तो ये सब है। इसके अलावे हमारे साझा के अंतर्गत हम लोग जितने तरह के खेल जो आयोजन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग आयोजन करते हैं। और वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक है, दिसंबर में ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, खिलाड़ी पोर्टल, जो बहुत ही अच्छा है। उसमें हम लोगों ने अभी जितने भी सेंटर के खिलाड़ी हैं, रेसिडेंशियल डे बोर्डिंग, सारे खिलाड़ियों का हम लोग अभी अपडेट किए। इसके अलावा एसोसिएशन के अंदर जो भी खिलाड़ी और भी जिला स्तर पर जो भी आते हैं उनको भी हम लोग उससे जोड़ेंगे। और उससे फ़ायदा यही है कि बहुत खिलाड़ी जो डायरेक्टोरेट तक, साझा कार्यालय तक नहीं आ पाते हैं, उससे जुड़ेंगे। उसमें उनका सारा उनका जो डिटेल्स जो है वहाँ पर रहेगा, उनका उपलब्धि सारा। तो हमें अलग से फिर कैश अवार्ड के लिए, खिलाड़ी ये के लिए, छात्रवृत्ति के लिए इस तरह का हम लोग को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग एक क्लिक करें और हम लोग को उसमें ये करेगा। तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा पोर्टल है। ये बड़ी बढ़िया बात है। आपने विस्तार से बताया झारखंड सरकार की खेल की योजनाओं के बारे में भी। तो अगर हम खेल की बात करें, किसी खास खेल की, तो किसी खेल को प्रमोट करना है या अपनी प्राथमिकता सूची में रखना है, तो उसका कोई मानदंड खेल विभाग ने या झारखंड सरकार ने रखा है क्या? उस तरह का मानदंड सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, ये खिलाड़ी या खेल के द्वारा होता है। अगर इस झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित या खिलाड़ी प्रतिभावान किस खेल में है, तो हम लोग देखते हैं कि हॉकी शुरू से ही है, आर्चरी शुरू से है, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, आजकल आर्ट में ये रेसलिंग में भी है, वुशु में भी काफ़ी आ रहे हैं, खो खो, कबड्डी, ये सब में भी आ रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है, उपलब्धि ज़्यादा आती है, तो वैसे खेलों में सरकार की ज़्यादा ध्यान रहती है कि इसमें ज़्यादा आ रहा है, हमको ज़्यादा सुविधा देना है इन खिलाड़ियों को, ताकि आगे इनको किसी तरह का बाधा नहीं हो और आगे ये लोग जा सके। और कुछ है जैसे टेबल टेनिस है, तो सारे ज़िला में है नहीं है, वो बहुत कम ही ये है। या फिर चेस आप ये बोलेंगे या कैरम बोर्ड बोलेंगे, तो ये बहुत कम है। लेकिन फिर भी उसको ये लोग एसोसिएशन के द्वारा इस तरह का कोचिंग प्रशिक्षण व्यवस्था कराई जाती है। तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि उसको ये किया जा सकता है। लेकिन हाँ, खिलाड़ियों का और खेल का उपलब्धि देखते हुए उसको ये किया जा सकता है। क्योंकि होता क्या है कि एक साथ अगर हम रखते हैं तो जो जिसमें ज़्यादा उपलब्धि है या जिसमें खिलाड़ियों को ज़्यादा उनको सपोर्ट की आवश्यकता है तो नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से उसको अलग अलग क्राइटेरिया में रखने से क्या होता है कि हम उस तरह का बेहतर सुविधा देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी खेल इग्नोर्ड हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। उन खेलों को भी सरकार उन खेलों के लिए भी ध्यान दे रही है। मैं इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट की बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि जिस खेल में खिलाड़ी ऊपर जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो क्रिकेट भी एक ऐसा खेल है जिसके बारे में वो भले ही वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सरकार की दृष्टि से अगर बात करें, अच्छा, तो क्रिकेट आपकी सूची में कहाँ है? क्रिकेट की आप बात करते हैं तो हम लोग को पता है, सभी को पता है कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन एज ए ओलंपिक स्टडीज़ में हम लोगों ने जितना डिबेट किया कि प्रोफेसर अच्छे इंटरनेशनल प्रोफेसर्स, अच्छे इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स आते थे, तो काफ़ी डिस्कशन होता था कि क्रिकेट को हम लोग ओलंपिक में क्यों नहीं लाते। तो जिस कंट्री में लगभग 7 या 8 कंट्रीज़ ही खेलते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो मीडिया में बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ है, या फाइनेंशियल बोला जाए तो उनके पास फंडिंग भी ज़्यादा है, तो नेचुरली उन लोग थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन उस मायने में वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में जहाँ ओलंपिक में 248 कंट्रीज़ भाग लेते हैं, और क्रिकेट में अगर बात करें तो 7-8 कंट्रीज़ भाग ले रहे हैं।
और लेकिन अगर एंट्री तो हो गई है ना, एंट्री क्रिकेट तो हो रहा है, एंट्री अभी नहीं ऑफिशियली अभी नहीं किया गया है, बट इन फ्यूचर वो उसको, इसलिए जो आपने कहा सही कहा, ये काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि क्रिकेट को क्यों ये में नहीं लेते हैं, तो यही सब ये है। और उसको इन फ्यूचर ओलंपिक में संभवतः शामिल कर दिया जाएगा। जब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल जब किया जाएगा तो वो जैसे और हॉकी, एथलेटिक्स और हैं उसी तरह का वो भी गेम कहलाएगा। तो वो इसलिए कि अगर स्पोर्ट्स को एक तो हम लोग देखते हैं कि खिलाड़ी में जो पोटेंशियल है, प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं एक अपना कैलिबर या अपनी प्रतिभा के बल पर, और उसको हम लोग सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, एसोसिएशन की ओर से, स्टेक होल्डर्स की ओर से सपोर्ट करते हैं। जब अच्छा करते हैं तो मीडिया, जैसे हम लोग अभी ये कर रहे हैं, तो मीडिया का रोल आज का समय में बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया तो पुराना पहले से चल ही रहा है, बट अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। मतलब 2008 चाइना में जो बीजिंग ओलंपिक्स में जो ये हुआ था, जहाँ की यूट्यूब को बहुत ज़्यादा ये किया गया था, तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये 4 जो है सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अभी उसको हैंडल किया जाता है। और वही चीज़ 2012 ओलंपिक्स गेम जो लंदन में हुआ था, वहाँ पर सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव था। जबकि ओलंपिक्स का जो रूल है या नियम है, आप भी जानते हैं, जो ओलंपिक फेडरेशन या सभी जानते हैं कि ओलंपिक्स के समय 1 वीक बिफोर, 1 वीक आफ्टर, 1 वीक ओलंपिक्स, वो सोशल मीडिया या इसको मतलब ये किया जाता है, मतलब बैन किया जाता है। लेकिन ये बहस होती है कि खिलाड़ी जो है नहीं ये करते हैं, क्योंकि हर कोई, अगर आप आज के समय में अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, गोल्ड मेडल ले रहे हैं, तो कोई भी चाहता है कि वो सामने, मीडिया के सामने आए, तो वो खिलाड़ी जो हैं देते ही हैं। तो वैसे खिलाड़ियों के लिए आईओसी हो, फेडरेशन हो, उसके लिए ये कर रही है कि हाँ कैसे ये किया जाए, उनका भी हक है। तो ये हम क्रिकेट की चर्चा कर रहे थे और हम लोग कहाँ चले गए, क्योंकि अभी मीडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंस है खिलाड़ियों के लिए या खेल के लिए, इसलिए मैं उधर चली गई। तो मीडिया में मैं इसलिए चली गई क्योंकि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा ऊपर लाने के लिए मीडिया काम करते हैं। और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मीडिया अदर गेम्स जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जैसे सबसे ज़्यादा में से हॉकी है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, आर्चरी है, बैडमिंटन है, शूटिंग है, तो जो भी बॉक्सिंग है, तो जिसमें भी मेडल आ रहा है, तो क्रिकेट की तरह ही अन्य गेम को भी ऊपर लाया जाए, खिलाड़ियों को इस तरह का प्रोत्साहित किया जाए, ताकि हम लोग किसी भी ये को बैलेंस ये में जा सके। आपने मीडिया की चर्चा की और ये भी कहा कि खिलाड़ी कुछ अपना करता है तो चाहता है कि लोग जाने, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी सामने आती है। वो कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाता है, खेल पर नहीं, अपने जीवन में, जीवन यापन के लिए या किसी उसके संघर्ष गाथा को भी मीडिया सामने लेकर के आता है। उस पर आपका क्या विचार है? हाँ, ऐसे बीच बीच में काफ़ी आती है, क्योंकि मैं अभी एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, तो इस तरह की बातें आती हैं। तो जिसमें कि कोई जैसे कोई लड़की, अगर कोई खिलाड़ी तो ईंटा ढो रही है, तो या तो फिर वो चाय बेच रही है या बेच रहा है, इस तरह की बात आती है। तो मुझे इस तरह की क्वेश्चन तो नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि
वैसा लोगों के लिए हम लोग आर्थिक सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अन्य कंट्री को भी देखते हैं तो वो उस चीज़ को प्रोफेशन के रूप में लेते हैं। हम लोग भी पहले जब एज ए प्लेयर थे तो मुझे भी याद है कि हम लोग भी जब समर वेकेशन होता, मतलब छुट्टी होता था, हॉलीडे, तो हम लोग केंदू का पत्ता तोड़ने जाते थे और गांव की दादियों के साथ मिल के, ताकि दूसरे देखे नहीं तो दादियों के साथ मिल के उसको बांधते थे और दादियाँ हम लोगों को कोऑपरेट करती थी, उसको बेच करके आती थी और 50 पैसा 2 रुपया ला के हमने देती थी, हम लोग उससे पेंसिल खरीदते थे। उसी तरह सराई जो है क्या बोलते हैं, सखुआ का जो फल है उसको भी हम लोग जमा करते थे, जलाते थे और बेचते थे। लेकिन उस टाइम मीडिया इतना ये नहीं था और हम लोग भी उस चीज़ को अदरवाइज नहीं लेते थे। लेकिन मैं अभी वो उतने बड़े खिलाड़ी बने हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग उनको आर्थिक सहायता तो देते हैं, देंगे भी, पर उसको मैं मीडिया से ये भी बोलूँगी या खिलाड़ियों से ये बोलूँगी कि उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वर्क जो है कोई वर्क मतलब छोटा या बड़ा नहीं है, उसको कम से कम कुछ तो काम कर रहे हैं तो उसको। और आज मुझे ये भी जानकारी मिलती है कि खिलाड़ी बैठे नहीं रहते हैं, बाकी जैसे बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, घर में बैठे हैं या तैयारी करें, लेकिन खिलाड़ियों को आप देखेंगे कुछ ना एक्टिव रहते हैं और कोई बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते हैं और अर्निंग करके वो अपना जीविका चलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या निश्चित रूप से बड़ी बात है। खिलाड़ी, आपने 2 बातें कही हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। और एक खिलाड़ी हो तो एक्टिव रहता ही रहता है, चाहे वो फील्ड के अंदर हो चाहे फील्ड के बाहर हो, और जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा होना भी चाहिए। तो सरोजनी जी, आपने विस्तार से बताया झारखंड सरकार के खेल की योजनाओं के बारे में, झारखंड सरकार के खेल से संबंधित विभागों के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमें दी, और आपने अपने पूर्व के कार्यकाल के बारे में बताया और वर्तमान कार्यकाल में जो अच्छा हुआ वो भी बताया। और हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपने जो पढ़ाई की है खेल के प्रशासन में, खेल के मैनेजमेंट में, वो निश्चित रूप से झारखंड के खिलाड़ियों को आपके दूसरे कार्यकाल में काम आएगा। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको और खेल विभाग को कि खेल के क्षेत्र में और बढ़िया काम हो। आपकी जो योजनाएं आप लेकर के आए हैं वो अच्छी तरह से एक्टिवेटेड हों, मतलब लागू हों। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी दर्शकों को, इसके लिए हम आपका दूरदर्शन की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।